डियर स्टूडेंट्स, समर वेकेशन के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस बायोलॉजी क्लास में, जिसमें मैं क्लास 9 सीबीएसई के लिए एक बेहद खास टॉपिक लेकर उपस्थित हूं, जिसका शीर्षक है स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल। यानी किसी एक टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आज के हम वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं किसी एक टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर। हालांकि बात करें हम लोग सेलों का, तो विभिन्न जीवों के सेल स्ट्रक्चर में अलग अलग तो होते ही हैं। किसी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर के जो सेल होते हैं वो भी शेप, साइज और फंक्शंस में जो है डिफर करते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। हालांकि ये सभी सेल डिफरेंसेस को शो तो करते हैं, फिर भी प्रत्येक सेल जो है वो सेम बेसिक स्ट्रक्चर को शो करते हैं, जिनका नाम है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इसके बाद मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं प्लांट सेल और एनिमल सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लांट सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। जैसा कि आप लोग अपने अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर टाइप का सेल दिखाया गया है। इसमें देखो, जो मैं रेड कलर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो है इसका सेल मेम्ब्रेन हो गया। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो भी सेल होते हैं उसके अंदर में जो है 3 ठो बेसिक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देंगे ही देंगे, चाहे वो किसी प्रकार का कोई भी सेल हो। ठीक है, तो ये जो मैंने एक रेड कलर का ड्रॉ किया हुआ है, ये एक्चुअली जो है इस सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें या फिर सेल मेम्ब्रेन कहें, तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब इसके ऊपर देखो, चारों तरफ में जो है कुछ मोटा सा आप लोगों को आवरण दिख रहा है यहाँ पे, जो कि मैं रेड से अगेन जो है कलर कर रहा हूँ। हालांकि पहले से आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ डार्क सा ब्राउन कलर का। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सारा का सारा ये जो डार्क कलर दिख रहा है, ये एक्चुअली जो है इसका सेल वॉल है। ठीक है, जो कि जो है अगर बात करें प्लांट और एनिमल सेल के बारे में, तो इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया हुआ है, दूसरे नोट्स के माध्यम से पढ़ाया था। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो कि इसको इसके बीचों बीच में जो है एक बड़ा सा पाउच के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअली जो है वैक्यूल है। आप लोगों को मैंने 8 क्लास में पढ़ाया था कि प्लांट सेल के अंदर में जो वैक्यूल होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे ध्यान दो कि जो मैंने रेड कलर के यहाँ पे ड्रॉ कराया, अभी अभी किया हुआ है, तो ये एक्चुअली जो है वैक्यूल के ऊपर का मेम्ब्रेन मैंने बनाया और इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो आप लोगों को ध्यान यही रखना है कि वैक्यूल का जो झिल्ली होता है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो आपने जान लिया वैक्यूल और जान लिया टोनोप्लास्ट, इसके लिए जान लिया सेल वॉल और साथ ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पर जो ये साइटोप्लाज्म आपने देखा हुआ था और सेल वॉल देखा हुआ था, तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर में जो जगह घिरा हुआ है, ठीक है, इसमें जो भी लिक्विड भरे हैं या फिर जिस प्रकार का कोई भी मटेरियल भरा हुआ है, वो सारा का सारा जो है आपका कहलाता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जान गए। अब इसके अलावा देखो, ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके सेंट्रल पार्ट में जहां पर कि आपने देखा था वैक्यूल, इसके पेरिफेरल पार्ट में जो है आप लोगों को एक स्फेरिकल यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अगर सेंट्रल पार्ट में देखें, बीचों बीच में देखें, तो आपको जो है बहुत ही एक गाढ़ा और स्फेरिकल आप लोगों को जो है संरचना दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और साथ ही साथ ये भी आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो न्यूक्लियस है, इसका जो मेम्ब्रेन है ये बाई लेयर्ड है, यानी कि जो है डबल मेम्ब्रेन यहाँ पर दिख रहा है न्यूक्लियस का। ठीक है, अब ये जो डबल मेम्ब्रेन है एक्चुअली क्या होता है कि ये इसका तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोग नाम रखा हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है तो इसको तो जाहिर सी बात है कि हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। अब ध्यान ये देना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी क्या होता है कि कहीं कहीं पर जो है छिद्र होता है, पोर होता है, तो उस पोर को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। तो उम्मीद करता हूं कि न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, ये आप लोगों को समझ में आ गया, और न्यूक्लियर पोर क्या है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो, ये जो प्लांट सेल है इसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रियंस भी होते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। साथ साथ जो यहाँ पर किचन ऑफ द सेल यानी कि क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये है आपका जो है क्लोरोप्लास्ट।
प्लास्ट हो गया, यहाँ पर आपका ACR यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारा जो है राइबोसोम्स दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है, और रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है कि ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर के बहुत सारे राइबोसोम्स हो। तो आपने अभी देखा प्लांट सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब चलिए आप सभी को मैं दिखाता हूँ एनिमल सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एनिमल सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो बाहर से जो है एक बाउंड्री दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअली में जो है इस एनिमल सेल का कुछ और नहीं बल्कि मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कह सकते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी चीजें दिखाई दे रही है ना, वो सभी चीजें मतलब न्यूक्लियस को छोड़ करके, ओके। तो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी आप लोगों को लिक्विड या फिर उसके अंदर में कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म के बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रल पार्ट में आप लोगों को स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअली कुछ और नहीं बल्कि न्यूक्लियस है। और फिर से बात करेंगे तो न्यूक्लियस के बीचों बीच वाले पार्ट में देखेंगे एक गाढ़ा कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और ये आपका कुछ और नहीं बल्कि न्यूक्लियोलस है। साथ ही साथ ये जो न्यूक्लियस है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो है मेम्ब्रेन होता है, जो कि आपका जो है डबल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि बाइलेयर कह सकते हो, उसका दो लेयर होता है, और बीच बीच में पोर होता है। तो उन्हीं सभी पोरों को यहाँ पे इस डायग्राम में जो है उतना क्लियर तो नहीं दिखाया गया है, बट इसके पहले वाले डायग्राम में मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, उन सभी को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। तो आपने यहाँ पर भी जान लिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियर पोर क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, और न्यूक्लियोलस क्या होता है, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियोलस, ओके। अब देखो न्यूक्लियस के ऊपर देखोगे तो आप लोगों को जो है यहाँ पर सेंट्रोसोम दिखाई दे रहा होगा, जो कि आपका जो है सेंट्रियोल्स मिलकर बना होता है, यानी कि यहाँ पर जो है सेंट्रियोल्स रहते हैं और आपस में जो है ये गुच्छे बना करके और फिर जो है कहलाते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। तो इसके अलावा जो है एक किसी एनिमल के सेल के अंदर में जो है वैक्यूल पाए जाते हैं। अब ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि वैक्यूल जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये हो गया, ठीक है, या फिर यहाँ पे भी हो गया, तो ये जो है कुछ और नहीं बल्कि वैक्यूल्स हैं, जो कि प्लांट सेल के अंदर सॉरी एनिमल सेल के अंदर में जो है छोटे छोटे होते हैं, और प्लांट सेल में जो है ये बड़े होते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है गोल्जी एपरेटस, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया गोल्जी एपरेटस, मैं भूल गया था, वहाँ पे प्लांट सेल में क्या होता है कि ये गोल्जी एपरेटस होता है उतना डेवलप नहीं होता है, इसका छोटा सा यूनिट होता है। तो प्लांट सेल में डिप्ट्यूसोम पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर में जो है गोल्जी एपरेटस कह सकते हैं या फिर गोल्जी बॉडी पाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। तो अब इन सब के अलावा ध्यान दो कि इस ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बगल में ही जो है आपका यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपने डायग्राम में, यहाँ पर आपको दिखाया गया है रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बार बार मैं बताता हूँ कि ये जो है आपका ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके ऊपर की राइबोसोम्स होते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पे जो बिखरा हुआ है इरेगुलर ट्यूब्स, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। और कभी कभी तो ये इतने फैली हुई होती हैं कि ये जो है न्यूक्लियस सामान को, यानी जो भी मटेरियल्स होते हैं उन सभी को जो है ट्रांसपोर्ट कर देते हैं सेल से बाहर, या फिर सेल से बाहर से जो है न्यूक्लियस तक ट्रांसपोर्ट करने का भी काम ये करते हैं। बहुत सारे इनके काम है, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस का, मैं एक एक करके आप लोगों को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और यहाँ पर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथ ही साथ अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में राइबोसोम्स होते हैं, बट राइबोसोम्स अकेले भी हो सकते हैं और गुच्छों में भी हो सकते हैं। और ये जो रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अलावा दूसरे जगह पे यानी साइटोप्लाज्म के अंदर में दूसरे पार्ट्स में भी ये हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये जो है आपका राइबोसोम हो गया, यहाँ पर भी राइबोसोम है, तो ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात है, यहाँ पर आप लोगों को लाइसोसोम दिखाया गया। यहाँ पर जो आप लोगों को एक पाउच के जैसा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये एक्चुअली जो है लाइसोसोम है, जो कि डाइजेस्ट करने का काम करता है। और इसके बगल में यहाँ पर जो है एक रॉड के जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो ये जो है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, जहाँ पर की पावर क्रिएट होता है, यानी कि जो है आपका वहां पर ग्लूकोज को डाइजेस्ट करके, यानी कि उसका जो है ऑक्सीजन सॉरी डाइजेस्ट नहीं ऑक्सीडाइज करके, और फिर जो वहां से हम लोग एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है, उसको स्टोर करके भी रखते हैं। तो एक तरह से आपने जो है एक
प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं ये सभी आपने जान लिया हुआ है। चलिए कुछ और भी टॉपिक्स हम लोग बात करते हैं, और इन सभी टॉपिक्स के बारे में, यानी कि आज जिन जिन मैंने सेल ऑर्गेनेल्स का नाम लिया है, और छोटा मोटा हो सकता है कि मैंने फंक्शंस भी किसी किसी का बताया होगा, तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन जो है और स्ट्रक्चर जो हम लोग एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब आप लोगों को कुछ मोटा मोटे मैं कुछ बातें बता दूं। हालांकि आप लोग ये जानते हो पहले से कि प्रत्येक जो लिविंग सेल होते हैं उनके अंदर में उनको जिंदा रखने के लिए, मतलब कि लिविंग जितने भी लिविंग फॉर्म्स होते हैं ना, तो उन सभी के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक वाले फंक्शन जो हैं हर एक सेल के अंदर में होने का कैपेसिटी होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जितने भी लिविंग सेल हैं आखिर ये ऐसे बेसिक फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करते हैं जिससे कि ये लिविंग रहते हैं, ठीक है, या फिर लिविंग कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज ये है कि ये जो सेल हैं ये कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को जो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग किसी एक माइक्रोस्कोप के अंदर में किसी एक सेल का स्टडी करें तो फिर हम लोग को ये पता लगता है कि प्रत्येक जो सेल है उसके अंदर में 3 ठो मेन फीचर हैं। अब वो 3 मेन फीचर कौन कौन से हैं, तो वो मेन फीचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अलावा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला हम लोग बात करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल दोनों को एक ही मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा हो जाएगा न्यूक्लियस और तीसरा हो जाएगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, इन्हीं मतलब किसी एक सेल के अंदर में जो है, या कह सकते हैं कि सेल और सेल के चारों तरफ में जो इन्वायरमेंट होता है उनके बीच में जो इंटरेक्शन है, जो भी एक्टिविटीज हैं वो सभी के सभी पॉसिबल हो पाते हैं इन्हीं तीनों फीचर्स के माध्यम से, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा किसी किसी सेल के अंदर में सेल वॉल भी हो सकता है। अब इन तीनों फीचर्स के बारे में पहले जो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में। कल का हमारा टॉपिक रहेगा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और साथ ही साथ उसका क्या क्या फंक्शन होता है। आज के वीडियो के लिए, आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।